नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन सुदर्शन बैच की इस 8वीं क्लास में आ चुके हैं और इस सुदर्शन बैच की 8वीं क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश की ये दूसरी क्लास है। तो इससे पहले वाली क्लास, साथियों ध्यान देना, इससे पहले वाली क्लासेस जितनी भी हुई है, 7 क्लास हुई है, सातों की सातों देख लेना आप। यदि सातों देख लोगे तो आप लोगों को कमेंट करके कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई विद्यार्थी मैं देखता हूं कि क्लासेस में जो चीज दे दी गई उसे ही वापस पूछते हैं, सर अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से नहीं बताए, सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो बंधुओं, निवेदन यह है कि हमने सब कुछ बताया है, बशर्ते आपको देखना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को या तो देखो, आप लोग क्लास में नियमित नहीं है, या फिर आप स्किप करके देखते हैं। दोनों चीजें हैं, तभी आप लोगों को यह समस्या आ सकती है। बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं आती। और इतना आप विश्वास कर सकते हो, ये जो एफर्ट दिया जाता है ना जीजीडी की हर क्लास में, यहां पे आने वाली हर क्लास में, किसी भी पेड कोर्स में आप लोगों को ये एफर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सीधा सा कारण है, पेड कोर्स में जितने एनरोलमेंट हो गए सिर्फ उनको ही जवाब देना है। ठीक है, और उसका भी नहीं दे तो भी चलता है। लेकिन यहां पे हर एक क्लास मतलब सभी के लिए पब्लिक है, यानी कोई भी आकर इसका आकलन कर सकता है। तो हमें तो हर क्लास में मेहनत करनी है। तो इसलिए कहता हूं, जब यदि YouTube पर कोई नियमित कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि वो सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। और अपने राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि और भी कोई है जो इस तरह से पूरे पूरे कोर्स करवाए स्टूडेंट्स को। तो इसकी जो है आप लोगों को वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से देखो, आगे बढ़ो। आप लोगों के सारे प्रश्न बनते हैं क्लास में, हजारों सिलेक्शन पहले हुए हैं, अब भी होंगे। और आप लोग यदि इन सिलेक्शन लेने वालों में शामिल होना चाहते हो तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज अपन कर रहे हैं भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर ही अपन जो है मरुस्थल वाला जो कल पढ़ रहे थे, ठीक है, अपन ने कल क्या पढ़ा था, मरुस्थल वाले भाग पढ़े थे। और मरुस्थल वाला ही ये समझ सकते हो आपकी पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। यहां पे लिख भी रखा है भौतिक प्रदेश पार्ट 2। तो मरुस्थल वाला पार्ट 2 है ये। और इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। आज आपको दोहरे धरियन वगैरह सारे जो है चीज अपन बता देंगे और आप लोगों को ध्यान से ढंग से समझना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं साथियों इस क्लास को। देखो, कल थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं करूं आप लोगों के कि शुष्क रेतीला मरुस्थल और अपन ने क्या पढ़ा था, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इस क्लास में अपन को शुष्क रेतीला मरुस्थल पढ़ना है। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है अपन अपवा तंत्र पढ़ेंगे ना, उसके अंदर घग्गर बैसिन वगैरह, नागौरी उच्च भूमि वगैरह सब आता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो वहां से होगी। अब यही चीज जो कोई नहीं सुनेगा वही ये क्लासेस पूरी होने के बाद, गुरुजी अर्ध शुष्क मरुस्थल नहीं करवाया, ये चीजें आएगी सामने। तो उसमें जो जो चीज है मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं। आप लोग यदि नियमित हो तो आप लोगों को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे अपन कि शुष्क रेतीला मरुस्थल को अपन ने 2 भागों में बांटा। ठीक है, नंबर 1 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पे बालू का स्तूप कम पाए जाते हैं, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पे बालू का स्तूप ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये बालू का स्तूप क्या है, इसको भी अभी अपन समझेंगे। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में परसेंटेज ध्यान रखना 41.50। ठीक है, और युक्त वाले ज्यादा है, क्योंकि शुष्क है तो युक्त वाले ज्यादा है, बालू का स्तूप वाले ज्यादा है। तो 58.50 जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। ठीक है, अब देखो पहले यहीं पे आ जाओ कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि वहां पे रेतीले दोहरे ज्यादा है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये शुद्ध रेगिस्तान है। क्या कह सकते हैं? शुद्ध रेगिस्तान इसको कह सकते हैं। कैसा? शुद्ध रेगिस्तान अपन इसको कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, है ना? तो इसीलिए यहां पे दे रखा है ईर्ग। ठीक है, यहां पे देखो क्या क्या पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, या फिर इसको बरछान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरछान भी कहते हैं। ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे अपन। विभिन्न तरह के बालू का स्तूप, प्लाया, झीलें, खड़ीन वगैरह ये सब पाई जाती है। अर्ध शुष्क के अंदर या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर और क्या है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। और इसको अपन ने कल पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं, हम्माद या हम्मादा कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहां लिख भी रखा है मैंने। रेग यानी कि ये कैसा होता है, ये मिश्रित मरुस्थल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? मिश्रित मरुस्थल। इसके अलावा यहाँ पे जो है लाठी सीरीज भी पाई जाती है। यहाँ पे लाठी सीरीज भी पाई जाती है। पोखरण, मोहनगढ़ स्पेशल इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये लाठी सीरीज भी यहाँ पे उपलब्ध है। सेवन घास यहाँ ज्यादा होती है। गोडावन की प्रजनन स्थली कहलाती है। भूगर्भी जल पट्टी है ये एक तरह की। इसकी भी डिटेल पढ़ते हैं। पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
देखो टाब्रो, अब आगे बढ़ा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, आई चीज जी को है नहीं। अब देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यदि अपन देखें, ठीक है, तो ये तो है पूरा का पूरा देखो मरुस्थल, ठीक है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल। अब यहां से यदि मैं एक लाइन निकालूं और इसको कहूं मैं कि ध्यान रखना टाब्रो, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी कि इसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम जाएगी वर्षा, इसके इधर जो है पूर्व में अधिक रहेगी, ठीक है। और ये यहां से निकलती है अरावली, यहां से क्या निकलती है? अरावली, यानी कि आप कह सकते हो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखो इससे दो प्रश्न बनते हैं, इससे दो प्रश्न बनते हैं। नंबर एक, मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। नंबर दो, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी? देखो अब राजस्थान का आधा ही मैप लिया अपन ने इसमें, तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हुई अपनी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। एक बार हुआ ये कि प्रश्न आया और 50 सेंटीमीटर दिया ही नहीं ऑप्शन में और दे दिया 40 सेंटीमीटर, तो सही कौन सा हुआ उसमें? 40 सेंटीमीटर, जो करीबी होता है वो ज्यादा सही होता है। वैसे देखा जाए इसको कहा जाता है महान विभाजक जल रेखा, ठीक है, तो ये अरावली भी महान विभाजक जल रेखा का ही काम करती है, ठीक है। अरावली के इधर देखो टेम्परेचर, इधर परिस्थितियां अलग मिलेगी, उधर अलग मिलेगी, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, है ना, ये चीजें समझ में आ गई एक बार। भूगोल इसीलिए बहुत आसान है, लेकिन इसीलिए कठिन लगती है क्योंकि विद्यार्थी समझते नहीं है ना। तो आप लोगों को समझ लेना 25 सेंटीमीटर ये है, 50 सेंटीमीटर ये अरावली के पास से निकलती है वो है 50 सेंटीमीटर, और बाकी जो है अपने ये मरुस्थल को जो बांटती है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपने बालू का स्तूप वाली चीजें ध्यान रखनी है। 41.50 बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो अपने को जो है अब ध्यान रखनी है। इसकी ये चीजें अपन हम्माद पढ़ चुके, रेक पढ़ चुके, ठीक है। लाठी सीरीज अभी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। पथरीला मरुस्थल ये हम्माद ही है, ठीक है, लास्ट क्लास में इसको पढ़ लिया है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब लाठी सीरीज, इसका अपन ने दिया था आपको बहुत शानदार फैक्ट, बहुत शानदार फैक्ट भी दिया था लाठी सीरीज का, 272 नंबर फैक्ट दिया था, ठीक है। देखो क्या है लाठी सीरीज, पाकिस्तान के सहारे जैसलमेर में पोखरन से मोहनगढ़, कहां तक? पोखरन से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह है। देखो चट्टानें होती है अलग अलग, आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान होती है। अवसादी चट्टानों में क्या होती है? जगह होती है, तो उसमें जो है कुछ भी जो है जीवाश्म हो गए या द्रव हो गया या भर जाता है। तो यहाँ पे भी अवसादी चट्टानों का समूह है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो भूगर्भित जल पट्टी होगी एक तरह की, है। अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। सन 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने यहाँ 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी जो है पृथ्वी के अंदर बहती हुई जल धारा प्राप्त हुई इन्हें, जिन्हें क्या कहा गया? भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज। क्या कहा गया? भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा गया कि एक लाठी के जैसे जो है लंबी लंबी है, इसलिए इसको कह दिया कि लाठी सीरीज है। क्या? भूगर्भिक जल पट्टी है। क्यों है? क्योंकि नीचे क्या? अवसादी चट्टानों का समूह है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखो जैसलमेर में स्थित जल पट्टी सरस्वती नदी यानी घग्गर जो है उसका भूगर्भिक अवशेष है। अभी हाल ही में एक बोर की मशीन उतर गई थी अंदर, पानी के फव्वारे छूटे थे, तब कई जो है लोगों ने यही कहा था कि सरस्वती नदी वापस आई है, यानी कि अंदर जो है वो मशीन मतलब लाठी सीरीज जो है ना वो सरस्वती नदी अंदर बह रही है, वहीं पे जो है अपने ये चीज होगी। कई जनों ने ये कहा कि ये बहुत समय पहले यहाँ पे समुद्र था, इसलिए जो है समुद्र के अवशेष मिले, ये वापस से जो है वो ही कोई शेर फूट गई अंदर। तो ये अभी तक भी चर्चा का विषय है, शोध का विषय है, ठीक है, क्लियर कुछ भी नहीं है इस पे कि वहां पे हुआ क्या था। एग्जैक्ट जगह यदि देखी जाए तो वो यही मोहनगढ़ है जो लाठी सीरीज के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये चीज ज्यादा चर्चा में चली कि ये होगी। लेकिन लाठी सीरीज में ये कहते हैं कि मीठा पानी होता है, लेकिन वहां पे जो पानी प्राप्त हुआ है वो तो बहुत ज्यादा मतलब वो समुद्री जल जैसा है, वो तो समुद्री जल जैसा है। तो अभी तक ये जो है शोध का विषय है, इस पे वैज्ञानिक जो है भूगोलवेत्ता जो है शोध कर रहे हैं। यहाँ सेवन घास पाई जाती है। टाबरो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था के एग्जाम में बनी, सेवन घास पाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरिस सिडिकुस। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है लस्यूरिस सिडिकुस, ठीक है। ये पाई जाती है जिसके उपनाम क्या है? सेवन घास के टाबरो उपनाम है करडी, तरड़गम, मुराला। इस घास के जो है उपनाम है, क्या है? करडी, तरड़गम, मुराला, ये इस घास के उपनाम है। यहाँ पे अपने राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन अंडे देता है। क्या देता है? गोडावन अंडे देता है। और गोडावन की ये क्या कहलाती है? प्रजनन स्थली कहलाती है, क्योंकि सेवन घास थोड़ी बड़ी होती है, गोडावन इसमें छुप भी सकता है। गोडावन पक्षी बड़ा है तो ये जो है इसमें
छुप भी सकता है। मैंने सेवन घास का फोटो जो है आप लोगों के टेलीग्राम पे डाला था 2-4 महीने पहले। यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हो तो आपको बहुत सारी जानकारी एडिशनल भी मिलती रहती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ टेलीग्राम जुड़ जाओ टाबरो। 3 लाख टाबर जुड़ी उड़ा थे, कौन जुड़िया यानी कि थे वंचित हो जी, है ना। यह चीज का ध्यान रखनी है। लाठी सीरीज के नजदीक जैसलमेर जिले की सम तहसील में चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया है जिसकी गहराई से जल निकलता है और 2.30 लाख लीटर, 2.5 लाख नहीं 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा पानी निकलता है। और इस नलकूप को किस नाम से जाना जाता है? थार का गड़ा या चांदन नलकूप। चांदन तो गांव है, ठीक है। साल 1.5 साल पहले मैं जैसलमेर गया था, तब चांदन गांव वाला जो माइल स्टोन था, पत्थर होता है ना जिसपे दूरी मापक यंत्र बोलते, वो दूरी सूचक यंत्र बोलते हैं, यंत्र क्या है, प्रस्तर बोलते हैं, तो उसका मैंने फोटो डाला था। यानी कि मैं यहाँ पे भी मैं तो स्पेशली जीके पढ़ाता हूँ ना, जीके को जीता हूँ, और इसीलिए जब जहां जाता हूँ वहां की चीजें स्टूडेंट को बता देता हूँ कि भैया ये देख लो, ये चीज है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों को बसंतगढ़ शिलालेख दिखाने वाला हूं, जिसमें आप राजस्थान आदित्य नाम पढ़ते हो ना, वो बसंतगढ़ गांव में जाके बसंतगढ़ शिलालेख बहुत जल्द दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा? वो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाना, आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा। गाँव गुरु जी बसंतगढ़ शिलालेख खाली पढ़ियो, हम देख लियो, ठीक है। या मतलब मैं खुद जाऊंगा ना तब बताऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे जो है आप लोगों को एक्टिव रहने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप जो है यदि कांटेक्ट में रहना चाहते हो, जैसे कि कल मैंने कानीवाड़ा बालाजी का वो मंदिर में दर्शन किया, वो भी डाले थे, ठीक है। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ सकते हो, जो है घाणेराव गौरव, ठीक है, घाणेराव गौरव नाम से, ठीक है ना। इससे भी जुड़ जाना, आप फॉलो कर लेना, ताकि बहुत सारी चीजें जो अपन पर्सनली कनेक्ट रहते हैं इससे, है ना। ये ध्यान रखना। लाठी सीरीज में देखो साथियों, मुख्यतः रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, और लाठी सीरीज जो है थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि देखो थार के मरुस्थल में पानी बहुत कमी, लेकिन वहां पे जो है घास उगी हुई है, सेवन घास है, तो वहां पे पशु पक्षी ये भी रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से पारिस्थितिकी संतुलन का जो है बहुत बढ़िया उदाहरण है। थार रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटाडू कुआं, और बाटाडू कुआं कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये संगमरमर से निर्मित है, और वर्तमान में यहाँ केएम कंपनी द्वारा आरओ फिल्टर करके वाटर एटीएम के जरिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि एक लाठी सीरीज का फैक्ट है, देख लो कि सारी कितनी जानकारी है आपके। रेगिस्तान का जल महल पता चल गया, ठीक है, अपने रेगिस्तान का जो है ये बाटाडू कुआं, रेगिस्तान का गुलाब पता चल गया, ठीक है ना, रेगिस्तान का जल महल, थार का गड़ा पता चल गया, है ना, गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली, सारी की सारी जानकारी आपके आगे टाबरो। ये अपने जीजीडी फैक्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज होगी, कैसा जीजीडी फैक्ट आने बंद क्यों हो गए? तो एक चीज ध्यान में रखना, जब जंगल में शेर 2 कदम पीछे ले, यानी कि वो शिकार बड़ा करने वाला है, यानी कि आप लोगों के लिए इससे भी कुछ बेहतर होने वाला है, बेटर होने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करें। जब उसका समय आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अब क्या आप लोगों के लिए हम अच्छा करने जा रहे हैं। ले बेटा स्क्रीनशॉट। देखो, आप लोग सभी इस बैच से पढ़ रहे हो, और एक सूचना मैं पहले दे दूं, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं टाबरो, ध्यान देना, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए आपके पूरे सिलेबस पे आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी है। यानी कि हजारों प्रश्न टॉपिक के अनुसार, जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया, सीमा वाला पढ़ लिया, अब जाके करो अभ्यास, कौन कौन से प्रश्न कैसे बन रहे हैं, आप लोगों की कहां कमी है सारी पता चल रही है। सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्यों में किया है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश सारे टॉपिक के सारे प्रश्न व्याख्या के साथ में दोनों को मिला के कॉम्बो लोगे और भी फायदा है, ठीक है। राजस्थान जीके वाली कर दी, इसको भी जो है आप लोगों के हजारों प्रश्न है, सैकड़ों टेस्ट, ठीक है। गणित विज्ञान और कंप्यूटर की एक बना के दे दी, मात्र देखो क्या 51 रुपए 75 रुपए, और इनको भी फिर वापस इनकी भी रेट अभी ये भी ऑफर में है। इसको भी यदि आप काउंट करोगे तो 225 230 होती है, लेकिन ये भी कॉम्बो करके हमने 200 रुपए में मात्र दे दिया। वैलिडिटी ध्यान रखना 31 दिसंबर 2025 तक है, जब तक आपकी ये एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहला काम करना है जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है और इसमें एनरोल हो जाना है, क्योंकि ये जब भी हम लॉन्च करते हैं बहुत शानदार विद्यार्थी का रेस्पॉन्स रहता है, और
सीटें हो जाती है फुल, लिमिटेड सीट्स देते हैं हम, सीटें हो जाती है फुल, उसके बाद में हम कर देते हैं सोल्ड आउट। सोल्ड आउट कर दिया यानी अब आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते। जो अंदर आ गए वो 31 दिसंबर 2025 तक जो है अभ्यास करते रहेंगे, बार बार अभ्यास करते रहेंगे, उनकी तैयारी होगी बहुत शानदार। बाकी आप लोग निर्णय लेने में देर लगाओगे तो आप लोग चूक जाओगे। ऐसे कि ऐसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सबकी दे रखी है, ठीक है, सारी के सारी। मैं कहूंगा आप लोगों को कॉम्बो में डील करना, इसमें आप लोगों की ज्यादा फायदा है, ठीक है, ज्यादा फायदा है। और निश्चित रूप से एनरोल हो जाना, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान की नंबर 1 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जीजीडी की, जो सिर्फ जीजीडी आप लोगों को उपलब्ध करवाता है इस गुणवत्ता के साथ, ठीक है, कि अब व्याख्या वगैरह शानदार है। ये सूचना देनी आप लोगों को जरूरी थी, इसलिए ध्यान रखना ये चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन वापस अपनी क्लास पे, कहां चल रहे थे, लाठी सीरीज हो गई। अब देखो टॉप, अब देखो दोहरा दरियन और बालू का स्तूप, ठीक है, इनके अंतर है। बालू का स्तूप यानी कि इसमें दोहरे भी आएंगे, ठीक है, इसमें आपके इसमें दोहरे भी आएंगे, इसमें दरियन भी आएंगे, इसमें दरियन भी आएंगे। अब क्या गुरुजी ऐसे कैसे? तो इसका जो निर्माण है साथियों, इसका जो निर्माण है वो वायु निक्षेप से होता है, वायु निक्षेप से। अब क्या गुरुजी वायु निक्षेप क्या है? अरे हवा चलती है, मिट्टी को लेकर चलती है, मिट्टी को जमाती है और ऐसे ही दोहरे बनते हैं, ठीक है। वायु निक्षेप से इसका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप आ जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के दोहरे आ जाते हैं। इसमें क्या आता है, सभी प्रकार के दोहरे आ जाते हैं, जिनको वहां पे बोला जाता है टिब्बे या टीले, ठीक है, सभी प्रकार के टिब्बे और टीले इसके अंदर आ जाते हैं। बालू का स्तूप क्या है, तो मतलब सारे सर आ गया, ठीक है। बालू का स्तूप क्या है, जाने थारे मतलब सब कुछ ही आ गया, वह है थार बालू का स्तूप, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों के जो है दोहरे और दरियन, ठीक है, दोहरे और दरियन। अब इसमें जो कहा जाता है दोहरे और दरियन एक्चुअली एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। क्या है? मिट्टी के टीले हैं। क्या है? मिट्टी के टीले हैं। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है गतिशील थोड़े कम होते हैं, गतिशील कम। दोहरे जो है थोड़े कम गतिशील और ये अधिक गतिशील। एक तो ये चीज ध्यान रखना, अधिक गतिशील। दूसरा ध्यान रखना, ये जो होते हैं ये लहरदार होते हैं, लहरदार दोहरे, लहरदार होते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना कि इसे स्थानीय भाषा में है, एक्चुअली ये भी दोहरे ही है, लेकिन स्थानीय भाषा में प्रयुक्त शब्द जो है वो दरियन है। स्थानीय भाषा में दोहरों को दरियन कहा जाता है, दरियन कहते हैं। बस इतना ध्यान रख लो, हर काम हो जाए, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। तो बालू का स्तूप, दोहरे, दरियन। अब जो अपन बार बार बालू का स्तूप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, रेत के दोहरे हैं। सीधी सी बात, सिंपल भाषा में ध्यान रखो, रेत के दोहरे हैं। ले स्क्रीनशॉट, रेत के दोहरे हैं। देखो अब आते हैं अपने जो बालू का स्तूप है उनके प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। तो जिनके पुराने नोट्स बने हुए हैं वो भी मेरे साथ साथ अपडेट करेंगे, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे जैसे जोधपुर ग्रामीण वाले मैंने स्लाइड लिए, वो इसलिए कि आप लोगों को एक चीज ये भी बतानी है कि जहां पे आप लोगों ने इस तरीके से यूज किया है उसको हाथों हाथ करेक्शन कैसे करना है, ठीक है। टावरों ध्यान देना, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरी स्लाइड पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने वाले समय आपके 100% प्रश्न है इस स्लाइड से, 100% प्रश्न है, किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। देखो सब पहला पढ़ो, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इन्हें? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, या इसे पवनानुवर्ती भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? पवनानुवर्ती भी कह देते हैं। पवनानुवर्ती यानी पवन के अनुवर्ती, ठीक है, जैसे पवन चल रही है वैसे, यानी हवा के दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। भाई हवा चल रही है, ये शाय 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 इस तरीके से चल रही है, हवा की आवाज आ रही है शाय शाय शाय, और यहीं पे जो है ये हवा चल रही है, अब ये मिट्टी का जमाव करती चलेगी, मिट्टी का जमाव करती चलेगी, जमाव करती चलेगी, इस तरीके से जमाव करती 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 ये दोहरे बन गए। तो ये हवा की दिशा जिस तरफ चल रही है उसी दिशा में दोहरे जो बन रहे हैं, तो ये कहलाते हैं अपने पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, ये कहलाते हैं अनुदैर्घ्य, यानी कि एक ही रेखा में बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? एक ही रेखा में बनते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ठीक है।
ये इनकी ऊंचाई जो है वो 10 से 60 मीटर तक होती है, मिनिमम 10 मीटर हो जाती है। और क्या गुरु जी 10 कम हुई तो वो धोरों में आएंगे नहीं, अनुदैर्य में आएंगे ही नहीं। और मैक्सिमम जो है 60 मीटर तक इनकी ऊंचाई, 60 मीटर क्या है तो बड़ा घनी बात है, ठीक है, तो 60 मीटर तक होती है। अब सर्वाधिक विस्तार जो है जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर। अब यहां पे जो है अनूपगढ़ आप काटोगे नहीं, अनूपगढ़ आपको काटना नहीं है। अनूपगढ़ सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि अनूपगढ़ जिला जो है ना वो अब आप लोगों के श्री गंगानगर में मिल गया है, लेकिन अनूपगढ़ नष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अनूपगढ़ ही है, यानी अनूपगढ़ में ये दौरे पाए जाते हैं। इस चीज को समझना है, यूं नहीं गुरुजी अब जिले चेंज, अरे यही तो है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। सूरतगढ़, अब सूरतगढ़ लिखा है, श्री गंगानगर नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना ये काटने लायक नहीं है चीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो आप लोगों के एक और प्रश्न ये पूछे कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तो वो जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर, ठीक है। और ये पूछे सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के यानी सभी टाइप्स, ठीक है, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, तब आपको ध्यान रखना है जोधपुर जिले में कहां पाए जाते हैं, जोधपुर, स्पेशली ओसिया वगैरह वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो यानी सर्वाधिक यानी कि ज्यादा, संख्या ज्यादा, तो वो जो है आप लोगों के जैसलमेर में। और हाउ मेनी टाइप्स ये पूछे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो वो जो है सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो जोधपुर में पाए जाते हैं, टाइप्स। और देखो एक तो है आप लोगों के क्वांटिटी के सर्वाधिक कब पाए जाते हैं, और एक है आप लोगों के आप वर्गीकरण के आधार पे, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इन दोनों को अलग से ध्यान में रखना है। अब आते हैं साथियों अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखो सीधी बात ध्यान रखो कि प्र जो है कई सारे विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं वो बढ़िया लिखते हैं, उन्होंने एक काम आसान कर दिया, आसान ये किया कि इन्होंने जो प्र इस तरीके से लिखा है तो ये समकोण बना दिया उन्होंने। और यही चीज अपने को यहां ध्यान रखनी है कि ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है ये समकोण पर बनते हैं, यानी वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। यानी हवा चल रही है भाई, हवा चल रही है ऐसे, ठीक है, अब बीच में आ गया अवरोध आ गया, तो ये जो है ऐसे जमते चले गए, अब बीच में जो है ये देखो समकोण बन गया, ठीक है, बन गया समकोण। तो इस तरीके से जो है समकोण इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, तो ये समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही पूछते हैं प्रश्न। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे समकोण पर बनने वाले होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और इस ट्रिक से याद रखना, ठीक है। इनकी ऊंचाई होती है 10 से 40 मीटर तक, ठीक है। ये कहां पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे जो जोधपुर ग्रामीण लिखा हुआ है इस ग्रामीण को काट देना, बस सिर्फ आप लोगों ने पहले भी नोट्स बनाए, इस ग्रामीण को काट देना, बाकी सही है। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, यहाँ पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। देख लो डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। पवन की दिशा यही है, लेकिन बीच में आया अवरोध आने से ये जो इस तरीके से बनने लगे, ये अपने कैसे है, ये हो गए समकोण पर काटने वाले अनुप्रस्थ। और हवा चल रही थी ऐसे और इस तरीके से रेखीय बन रहे थे सीधे सीधे, तो वो थे आपके रेखीय या आपके अनुदैर्य बालू का स्तूप। ये दोनों चीजें कंसेप्ट के आधार पे समझनी बहुत जरूरी थी। ये डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को समझाई है, ठीक है। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट, इस तरीके से ही पढ़ना है और इस तरीके से ही बढ़ना है, और इस तरीके से पढ़कर बढ़ गए आप लोगों को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता सफलता लेने से, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट बरखान, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, शेखावाटी में, सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, शेखावाटी में। एग्जामिनर क्या पूछता है कि इनका आकार कैसा है, इनका आकार है अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार आकार है। आप यूं भी कह सकते हैं, कई बार आता है सिंह के आकार का, तो भी वो भी यही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक गतिशील है। अब जिसकी गति सबसे ज्यादा होगी तो वो नुकसान भी सबसे ज्यादा करेगा। इसकी गति भी ज्यादा है तो ये नुकसान भी ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा स्थान परिवर्तन करता है, ठीक है। ये तो नवीन बालू युक्त, अब क्योंकि स्थान बहुत जल्दी परिवर्तन करता है तो इसमें नवीन बालू होती है। बालू मिट्टी कैसी होती है, नई नई जुड़ती जाती है, और सर्वाधिक नुकसानदेही है। तीनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। इनकी ऊंचाई पाई जाती है 10 से 20 मीटर और चौड़ाई है 100 से 200 मीटर। इसको बरछान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखियो, बरछान के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह ध्यान में रखना। सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, शेखावाटी के अंदर ये
पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं यही आप लोगों के बरखान। अर्धचंद्राकार आकार याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखो पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये क्या होता है, महिलाओं के बालों की पिन के आकार का होता है। एक्चुअली में इसमें ऐसे ध्यान रखना, ये जो है ना, ये बालू का स्तूप इस तरीके से पाया जाता है, ये इस तरीके से जो है ये बालू का स्तूप पाया जाता है। आप देखो ऐसी एक पिन आती है महिलाओं के, जो है बालों की पिन आती है, वो कट कट बजती है ना वो वाली, तो ये जो है इस तरीके से। अब इसका शेप यहाँ पे जो है मैंने ये दे रखा है, अब ऐसा दिखेगा जैसे बरखान जैसा है, नहीं, ये जो है ये अपने पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है, ये ऐसे महिलाओं के बालों की पिन के आकार के होते हैं और प्रश्न भी इसी से पूछा जाता है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है पैरा, यहां क्या लिखा है, पैराबोलिक लिखा है, अपने याद ध्यान रखना पैराबालिक, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब बालिक यानी कि बाल की पिन के आकार का है, वो आपके ये है। मरुस्थली वनस्पति के सहयोग से निर्मित होता है ये, और सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, ये बीकानेर में। आजकल ये पूछते हैं कि ये कौन से कहां सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर के पैराबोलिक, ब से ध्यान रखना बालों के, और ब से ध्यान रखना बालों की पिन के आकार के, ब से ध्यान रखना बीकानेर के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। एक चीज और ध्यान रखो कि ये बालू का स्तूप होता है ना, इन पे ऐसी जो है लहरदार आकृतियां आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि ऐसे ऐसे मतलब काले कलर की जो है वो आकृतियां बन जाती है, इनको कहा जाता है ऊर्मिका। क्या कहते हैं, ऊर्मिका, ये ध्यान रखना। एक होता है नेवखा, झाड़ियों से छनकर जो बालू का स्तूप बनते हैं वो नेवखा कहलाते हैं। क्या, एक होते हैं नेवखा, नेवखा झाड़ियों से छनकर, दोनों लिख लेना, मैंने बोल के बताया। नेवखा झाड़ियों से छनकर बने हुए बालू का स्तूप नेवखा है, और अपने ऊर्मिका जो है वो लहरदार, दोनों पे लहरदार आकृतियां बनती है। वो वन लाइनर में तो सारा दे रखा है मैंने, जितनी किताबें गाइड वगैरह दी है उनमें सब में ये चीजें सारी है। जिनके पास में नहीं है उनको पेन चलाने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो सीप। सीप क्या होता है, विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप श्रृंखला जो है बीच से कट जाती है। देखो चित्र पे देखो कि हवा चल रही है, लेकिन विपरीत दिशा की जो हवा आती है वो क्या करती है, बीच में से जो है जगह बना देती है, और ये जो जगह बन जाती है इसे कहा जाता है सीप। बस इस तरीके से ही समझना है, बीच में से श्रृंखला कट जाती है वो सीप होती है। एक होते सफ्र कापिस, सफ्र काबिज भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, अलग अलग जो है इसमें वर्तनी वाले देखने को मिल सकते हैं। ये क्या होता है, छोटी झाड़ियों और मंद पवन गति से निर्मित बालू का स्तूप होते हैं, या तो छोटी झाड़ियों से छनके या फिर मंद धीरे गति से जो पवन चलती है उससे बनते हैं, वो सफ्र काबिज होते हैं। इसी के साथ में ही लिखना नेवखा वाला जो है ना, झाड़ियों से छनकर बने बालू का स्तूप, वो इसी के साथ में आप लोगों को लिखना है। फिर देखो तारा बालू का स्तूप, तारा का मतलब क्या है, स्टार। क्या है, स्टार। तो स्टार कैसा होता है, 5 उसकी शाखाएं होती है। ये देख लो चित्र, आप लोगों को और परिभाषा की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। स्टार बालू का स्तूप, ठीक है। ये होता है क्या है, तारे के आकार के बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, चट्टानी होते हैं वैसे मरुस्थल, लेकिन इसमें जो है हवा से इनकी जो है ऐसी आकार बन जाता है इसका हवा से कि ये तारे के जैसा दिखता है। दूर से यदि ऊपर से फोटो लेंगे तो स्टार के जैसा दिखा है, स्टार फिश होती है ना, वैसा दिखता है ये तारे के जैसा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि तारा बालू का स्तूप। लो बेटा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इसके बाद आती है अपने पलाया झील। पलाया क्या है, एक तरह की रेगिस्तान में पाए जाने वाली झीलें हैं। कैसी झीलें, बालू का स्तूपों के मध्य जल जमा होने से बनी अस्थायी झीलें हैं। बालू का स्तूपों के मध्य क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होता है। अब वो होता है खारे पानी की अस्थायी झीलें होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो है नमक की परत सी पाई जाती है। हॉलैंड और क्राइस्ट हवाएं चलती है, या नोटालिक चट्टानें होती है जिनकी प्रकृति खारी होती है। तो इस वजह से जो है पानी जैसे जमा होता है, जहां खड्डा होता है वहां पे आसपास से बहकर जमा होता है, अस्थायी झीलें होती है। अब अस्थायी इसलिए होती है, पानी जल्दी सूख जाता है, तो ये अस्थायी झीलें होती है। बालू का स्तूप है, देखो ये, ठीक है। वर्षा का जल जो है ये बालू का स्तूप है, ठीक है, ये भी बालू का स्तूप है। इसके बीच में ये खड्डा है, यहाँ पे वर्षा का जल जमा हो गया, और जल कैसा है, नमकीन जल है, ठीक है। तो ये कैसा दलदली क्षेत्र बन जाता है, और ये कहलाती है आप लोगों के पलाया झीलें, ठीक है। और पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इनका नाम क्या हुआ, पलाया झील पड़ा है। स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, ढांड या टाट कहा जाता है। ढांड कहते हैं, टाट भी कहते हैं। अब रन या टाट स्पेशली पढ़ लेते हैं। जब पलाया झील का पानी सूखने लगता है और दलदली भूमि का निर्माण होता है तो उसे रन या टाट कहते हैं, ठीक है। यानी मैंने एक बार क्लास में बताया था कि ये पलाया झील जो है ये रेगिस्तान में पानी यानी कि किसी के सिर में बाल के समान है। रेगिस्तान में
पानी यानी कि उसकी सिर के बाल के समान उसकी रौनक है। रेगिस्तान में से पानी सूख गया, उसके सिर में से बाल सूख गए, पीछे बची टाट। यहां पे भी टाट, वहां पे भी टाट। ठीक है, रेगिस्तान में से पानी सूख गया, सिर में से बाल सूख गए, पीछे बची टाट। ठीक है, यहां पे भी टाट और वहां पे भी टाट। बस इस तरीके से याद रखो, तो इसे रन या टाट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो खड़ीन, पलाया के सूखने के बाद शेष बची जो मिट्टी होती है, दलदली भूमि बन गई, उसके बाद में पर ऐसी जो पपड़ी जैसी मिट्टी आ जाती है, उसे कहा जाता है खड़ीन। वहां पे खेती भी की जाती है कई बार, तो वो खेती जो करते हैं उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि। अब देखो राजस्थान के प्रमुख रण पूछे जाते हैं। रण यानी कि टाट ही कह सकते हो आप। अब देखो जैसलमेर के अंदर भाकरी, बरमसर, कन्नौड़, लवा, पोखरण, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये पूछे जाते हैं। फलोदी के अंदर है माप रण है। पहले ये जो है अपने जोधपुर के अंदर पड़ता था, आप ध्यान रखना है कि बाप फलोदी के अंदर है। बालोतरा के अंदर है थोब, पहले ये बाड़मेर के अंदर पड़ता था। ठीक है, इसको स्पेशली जो है मरु जिला भी कहते हैं। इस थोब रण को जो है मरु जिला के नाम से भी जाना जाता है, मरु जिला उप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। पडियारा रण ये चूरू का है, यानी कि शेखावाटी के अंदर पाया जाने वाला पडियारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले। ठीक है टाब्रो, नेक्स्ट देखो। अब देखो बालसन। बालसन क्या होता है कि मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरा भाग होता है, जहां पानी जमा हो जाता है। यहां सूखने के बाद कृषि की जाती है, वही है। अब देखो, एक तो बालू का स्तूप से पानी छनकर आ रहा है, आसपास खड्डे में एकत्रित हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरा हुआ भाग है, चट्टानों से पानी आ रहा है और उसके बाद में जो एक झील टाइप बन रही है, दलदली भाग बन रहा है, वो बालसन है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है अंतर है, बस समझना है। सैलिनास क्या है? मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झील, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं अत्यधिक खारी। क्या कह सकते हैं? अत्यधिक खारी पलाया झील, अत्यधिक खारी। इतनी खारी है कि ऊपर नमक की परत बन गई है, इतनी खारी है कि ऊपर नमक की परत सी बन गई है, इसलिए उसको कहा गया है मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झील। इसको कहा जाता है सेलिनास। ठीक है, फिर देखो तल्ली। धोरों के नीचे की निम्न भूमि होती है, जहां मीठे पानी का भरा होता है। धोरों के नीचे की निम्न भूमि, जहां रिस रिस के पानी इकट्ठा होता है, तो वो जो है मीठा पानी होता है। खारापन ऊपर रह जाता है, मीठा पानी होता है, इसलिए ये कहलाता है तल्ली। ठीक है, क्या तलिये में है यूं। ठीक है, मरहो। तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी, जब तल्ली या पोखर सूख जाते हैं उसके बाद में वहां उपजाऊ मिट्टी बचती है, क्योंकि ये पानी कैसा होता है? मीठा होता है, तो इसको कहा जाता है मरहो। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखो नाडी, ये बहुत पूछा जाता है। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर एक छोटा तालाब बनाया जाता है या बन जाता है, उसे कहा जाता है नाडी। ठीक है, और नाडी का जो सबसे गहरा भाग होता है ना, उसको कहा जाता है नाडी का टोबा। नाडी का टोबा कहा जाता है, सबसे गहरे भाग को नाडी का टोबा कहते हैं। ये शब्दावली मरुस्थल से संबंधित है सारी की सारी। ठीक है टाब्रो, ध्यान रखना है। और इसी के साथ ये क्लास भी अपनी पूरी हुई। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये जिसने स्किप की, यानी मान के चलो परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न उसने स्किप कर दिए। ठीक है, अब आप लोगों का पहला काम है, जैसे ही क्लास पूरी होती है, जिसने अभी तक जो है अपनी जो तैयारी कर रहे हो, मान लो कोई फर्स्ट ग्रेड की, कोई वरिष्ठ अध्यापक की, कोई चतुर्थ श्रेणी, सबसे पहला काम है कि जीजीडी ऐप में जाना है और सबसे पहले जो है अपनी अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। क्योंकि बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। ठीक है, सीट पूरी होने से पहले ही आप लोग जो है अपने अपने एनरोलमेंट कर लेना। उसके बाद में मुझे मत कहना गुरुजी हम रह गए या देख लो ये रीट की है, ये स्कूल लेक्चरर की है, सारी डिटेल दे रखी है, शिक्षण विधियों की है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की है, सब कुछ बता रखा है। अब भी यदि कोई वंचित रहता है तो भैया नमो नारायण। ठीक है, चलिए भैया आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।